हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5 आर्टिकल 52 से 78 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में मेंशन है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 5 आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 78 मेंशंस यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल आते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। आज हमको पढ़ना है प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम पढ़ेंगे इलेक्शन। ठीक है, अच्छा ये बताओ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? ओके, तो ये आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिखा गया है। ठीक है, खैर मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आर्टिकल 54 में इलेक्शन मेंशन है। ठीक है, और मैनर ऑफ इलेक्शन, कैसे इलेक्शन होना है, ये आर्टिकल 55 में है। इलेक्शन होने के लिए हम एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं जिसमें हम राज्यसभा, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स और यूनियन टेरिटरीज दिल्ली और पुडुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा एंड elected members of legislative assembly of the state and elected members of legislative assembly of union territories of Delhi and Puducherry। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज में ये सारे लोग होते हैं। ठीक है, अब एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 1 MLA का जो वोट की वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो होती है उस स्टेट की पूरी पॉपुलेशन और उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स इलेक्टेड हैं इनटू 1/1000। सो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन MLA इक्वल्स टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000। और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्या वोट की वैल्यू होती है? वो होती है टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि स्टेट्स के बीच में यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, जो मतलब जो वैल्यू ऑफ वोट्स है, और स्टेट्स और यूनियन के बीच में भी पैरिटी होना चाहिए, मतलब सब स्टेट्स में अकॉर्डेंस होना चाहिए वोट का। ठीक है, फिर इलेक्शन किस प्रोसीजर से होता है? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, और ये सीक्रेट बैलेट से होता है। अब इसका मतलब क्या है? सपोज करिए आप एक क्रिकेट टीम में हैं। ठीक है, उसमें आपको कैप्टन डिसाइड करना है कि कौन कैप्टन बने। तो सबसे बोला गया उस क्रिकेट टीम के जितने भी मेंबर्स हैं कि आप जो है अपनी प्रेफरेंसेस लिख दो कि ठीक है, जैसे कि एक पे एक्स हो गया, बी पे, सेकंड पे वाई को लिख दिया, थर्ड को आपने जेड पे लिख दिया। ये आपने 3 या जितनी भी आपको प्रेफरेंसेस देनी हैं आप वो दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद एक इलेक्टोरल कोटा होता है, मतलब कितने वोट्स पोल किए गए हैं, कितने वोट्स डाले गए और हमें कितने मेंबर चाहिए इलेक्टेड? 1 चाहिए, तो ये 1 और +1 हम और कर देंगे और +1 टोटल में कर देंगे। तो ये हमारे इलेक्टोरल कोटा हो गया, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स अपॉन 2 + 1, जो कि 50% से एक ज़्यादा ही होता है, 51% आप समझ लीजिए, जो भी वोट होगा उसके अकॉर्डिंग। तो आपने ये ऐसे ये 3 प्रेफरेंस दे दी। ठीक है, तो जो सबसे पहली प्रेफरेंस है पहले वो देखी जाएगी। अगर वो इंसान इलेक्टोरल कोटा को फुलफ़िल कर जाता है, ठीक है, वो पास कर जाता है, अगर इतने वोट्स वो पा रहा होता है तो वो इलेक्टेड हो जाता है। अगर वो नहीं मतलब क्वालिफाई करता है इलेक्टोरल कोटा, तो फिर हम आते हैं सेकंड प्रेफरेंस पे। फिर जितने लोगों की सेकंड प्रेफरेंसेस होती है वो चेक की जाती है। अगर वो इलेक्टोरल कोटा फुलफ़िल कर दिया गया तो वो हो जाएगा इलेक्टेड। तो ऐसे करके हम एक एक करके इलेक्टोरल कोटा से उसको देखेंगे कि कौन जो है इलेक्टोरल कोटा
फुलफ़िल कर रहा है और वो इलेक्टेड हो जाएगा। ठीक है। प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन से जितने भी डाउट्स होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है, वो सब कौन इंक्वायर करता है? सुप्रीम कोर्ट। और इसका डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है। लेकिन अब आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट है तो इसलिए मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो सही नहीं है। ये जो है ये आप नहीं कर सकते हो। ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन को खारिज कर दिया कि इलेक्शन जो है वो गलत तरीके से हुआ है या गलत है, तो प्रेसिडेंट के वो एक्ट, जब तक उसने जो भी एक्ट्स उसने जो मतलब जो भी काम किया रहता है, जब तक वो डिक्लेरेशन आता है उसके पहले के जो उसने काम किए रहते हैं वो कंटिन्यू रहता है। मतलब वो ऐसा नहीं होता कि अगर प्रेसिडेंट हट गया हो गया, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि नहीं ये सही तरीके से नहीं हुआ है, तो उसके जो उसने काम किया है वो सब भी ख़त्म हो जाएगा। वो रहेगा, वो फोर्स में ही रहेगा, वो इनवैलिडेट नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको पता है कि हु इज़ द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन? ये आप सोचिए और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए। ये मैं लास्ट में बताऊंगी कौन होता है। ठीक है। अब आते हैं क्वालिफ़िकेशन पे। क्वालिफ़िकेशन के लिए उसको इंडिया का सिटीज़न होना पड़ता है। अच्छा, आपको पता है यूएस में क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है? यूएस में जो सिटीज़नशिप होती है वो सिर्फ बर्थ के हिसाब से होती है। ठीक है। अगर आप यूएस में पैदा हुए हो, ठीक है, तभी आप जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ सकते हो। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आपके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए, चाहे आप बाय बर्थ हो, बाय नेचुरलाइजेशन हो, या और भी किसी भी तरीके से आपके पास, लेकिन जो है वो सिटीजनशिप इंडिया की होनी चाहिए। बट यूएस में ऐसा नहीं है। अब तो रिसेंटली खबरें भी आ रही है कि ट्रम्प ने सिटीजनशिप बाय बर्थ को कैंसिल करने का कहा है। ठीक है। उसके बाद फिर जो इसकी एज है वो 35 ईयर्स की होनी चाहिए। वो लोकसभा का मेंबर होने के लिए एलिजिबल होना चाहिए कि अगर वो लोकसभा का इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर सके, उसके लिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए। और वो शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और अदर पब्लिक अथॉरिटी। यहाँ पे कोई भी उससे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड नहीं कर सकता है। ठीक है। ये हो गई हमारी क्वालिफ़िकेशन। अब आते हैं ओथ और अफर्मेशन में। प्रेसिडेंट को जो ओथ है वो चीफ जस्टिस दिलाता है। अगर चीफ जस्टिस नहीं है उस टाइम पे तो फिर सीनियर मोस्ट जज जो होगा सुप्रीम कोर्ट का वो ओथ दिलवाएगा। ठीक है। ओथ में क्या ओथ लेता है वो? टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस। ठीक है। उसके बाद टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ प्रेसिडेंट ही है जो ये लेता है, डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया भी हुआ है कि हु टेक्स द ओथ टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? द आंसर इज प्रेसिडेंट। उसके बाद टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड द वेल बीइंग ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट ऑफिस की कुछ कंडीशंस, वो जो है जो प्रेसिडेंट इलेक्शन जो लड़ रहा है उससे वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट या हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं होना चाहिए। ना वो लोकसभा का मेंबर उस टाइम पे होना चाहिए, ना राज्यसभा का मेंबर हो सकता है वो, ना ही वो किसी स्टेट लेजिस्लेचर का हो सकता है। अगर इन दोनों में से, ठीक है, अगर वो किसी का कहीं पर है वो मेंबर और वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन मतलब जीत जाता है तो उससे ये सब सीट्स छोड़नी होंगी। ही इज़ entitled विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज़ ऑफ हिज ऑफिशियल रेजिडेंस। ठीक है। बिना पेमेंट के वो राष्ट्रपति भवन का यूज़ कर सकता है। उसकी सारी इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, ये सब जो है वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। ठीक है। जैसा पार्लियामेंट डिसाइड करेगा उसको वैसा मिलेगा। और उसकी इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस जो हैं वो उसके ऑफिस के टर्म तक कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप मतलब उसको नहीं मिल रही हो। कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। मूविंग अहेड। अच्छा, एक और बात, जो ओथ हम प्रेसिडेंट लेता है, ये ओथ जो है वो 3rd शेड्यूल में मेंशन नहीं है। बाकी सारे मिनिस्टर्स और इन सब की जो ओथ है वो मेंशन है 3rd शेड्यूल में, लेकिन प्रेसिडेंट की जो ओथ है वो मेंशन नहीं है 3rd शेड्यूल में। तो यह आप नोट कर लेना कि 3rd शेड्यूल डू नॉट मेंशन
ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट की ओथ उसमें नहीं मेंशन है। अब आगे आते हैं टर्म ऑफ प्रेसिडेंट्स। टर्म जो है वो 5 साल होना चाहिए, ठीक है। वो रिज़ाइन कर सकता है वाइस प्रेसिडेंट को देके अपने रिजिग्नेशन लेटर, या तो वो इम्पीचमेंट के तरीके हट सकता है। और जो प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया में कितनी भी बार इलेक्ट हो सकता है, चाहे 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, वो कितनी भी बार एक इंसान प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हो सकता है। बट इन यूएस आप सिर्फ 2 टर्म के लिए ही प्रेसिडेंट इलेक्ट हो सकते हो, ठीक है, सिर्फ 2 बार ही। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में आप कितनी बार भी इलेक्ट हो सकते हो। तो ये हो गई, प्रेसिडेंट का टर्म 5 साल का होता है। वो रिज़ाइन देता है वाइस प्रेसिडेंट को, या तो उसे इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। मूविंग अहेड, अब हम आते हैं इम्पीचमेंट पे। इम्पीचमेंट जो है वो आर्टिकल 61 में मेंशन है। प्रेसिडेंट को किस चीज़ कब इम्पीच किया सकता है? वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मेंशन है। सिर्फ इसी वजह से प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। ये जो है वो किसी भी हाउस जो है वो इनिशिएट कर सकता है, राज्यसभा हो या लोकसभा हो। 1/4 मेंबर्स जो इसका इनिशिएशन होता है वो 1/4 मेंबर्स होने चाहिए उसके सपोर्ट में, और 14 डेज़ का एडवांस नोटिस मिलना चाहिए प्रेसिडेंट को। फिर वो पास्ड होता है स्पेशल मेजॉरिटी से, 2/3 टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस अगर उसे पास कर दे तो प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाता है। आज तक नो प्रेसिडेंट हैज़ बीन इम्पीच्ड, ठीक है, कोई भी प्रेसिडेंट आज तक इम्पीच नहीं हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं वैकेंसी पे। वैकेंसी किस किस तरीके से हो सकती है? या तो उसका टेन्योर ख़त्म हो गया हो 5 साल का, अगर उसका टेन्योर ख़त्म हो गया है 5 साल का तो फिर उसका इलेक्शन जो है वो होगा, इलेक्शन होगा, और टाइमली इलेक्शन वो हो जाता है 5 साल ख़त्म होते पहले पहले इलेक्शन हो जाता है नया प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। या तो वो रिज़ाइन दे दे, या तो वो रिमूव हो जाए इम्पीचमेंट से, या तो उसकी डेथ हो जाए, या तो उसका इलेक्शन जो है वो डिसक्वालीफाई हो जाए, ठीक है। अगर रिजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, डेथ और ये सब की चीज़ों की वजह से अगर वैकेंसी होती है तो इलेक्शन जो है वो विदिन 6 महीनों के अंदर, इलेक्शन शुड बी देयर टू फिल द वैकेंसी विदिन 6 मंथ्स, 6 महीनों के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए उस वैकेंसी को भरने के लिए। जब तक वैकेंसी फिल नहीं होती है तब तक जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट की जैसे एक्ट करता है, और सारे अलाउंसेस, इमोल्यूमेंट्स, जितने भी मतलब जो भी बेनिफिट्स प्रेसिडेंट को मिलते हैं वो सारे बेनिफिट्स वाइस प्रेसिडेंट को भी मिलेंगे, ठीक है। फिर जब जब इलेक्शन हो जाएगा तो वाइस प्रेसिडेंट हट के जो नया प्रेसिडेंट आएगा वो अपना चार्ज ले लेगा, ठीक है। अगर वाइस प्रेसिडेंट उस टाइम पे नहीं है जबकि प्रेसिडेंट की जगह खाली है तो फिर क्या होगा? तो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आता है, वो ले लेगा प्रेसिडेंट का चार्ज। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल टेक द चार्ज एंड एक्ट एज प्रेसिडेंट। ये सारे जितने भी हैं सबको जो है वो प्रेसिडेंट के जो भी बेनिफिट्स और इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस जो भी मिलते हैं वो सब इनको मिलेंगे। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा तो सीजीआई नहीं होगा तो सीनियर मोस्ट जज। ये जो चीज़ें हैं ना ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा तो सीजीआई नहीं होगा तो सीनियर मोस्ट जज। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा हम एक बार रिवाइज करते हैं। हमने इलेक्शन देखा प्रेसिडेंट का कि इलेक्टोरल कोलाज होता है जिसमें राज्यसभा, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट के और लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन टेरिटरीज के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और एक और बात, अगर जब प्रेसिडेंट इलेक्शन हो रहा है और कोई लेजिस्लेटिव असेंबली डिज़ोल्व है, ठीक है, तो उसके जो मेंबर्स होंगे वो भी सीज कर जाएंगे प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्ट लेने से, ठीक है। ये मैं बताना भूल गई थी, मैं बता रही हूँ। तो अगर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली उस टाइम पे डिसॉल्व है तो उसके जो मेंबर्स होंगे वो भी मतलब एलिजिबल नहीं होंगे फिर प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्ट लेने के,
ठीक है। उसके बाद हमने क्रिकेट टीम वाला एग्जांपल दिया कि कैसे प्रेसिडेंट इलेक्शन में कैसे कैसे इलेक्टोरल कोटा जो अचीव कर जाता है वो बन जाता है। अगर वो नहीं बनता है पहला प्रेफरेंस तो हम लोग आगे के प्रेफरेंसेस देखते हैं, और जो इलेक्टोरल कोटा फिल करता है उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, और उसका डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन को डिस्क्वालीफाई या वो खारिज कर देता है तो प्रेसिडेंट उसके पहले जितने भी काम किया होता है वो मतलब रहता ही रहता है, वो हटता नहीं, वो इनवैलिडेट नहीं होता है जो प्रेसिडेंट ने किया होता है पहले, उसके जितने भी एक्ट्स या जो भी कुछ किया होता है। ठीक है। उसके बाद हम क्वालिफ़िकेशन पर आएँ कि उसकी 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर में या किसी मतलब लोकल अथॉरिटी में। उसके बाद फिर हम टर्म देखें कि 5 साल का होना चाहिए, और उसके टर्म में क्या क्या होता है, या तो वो रिज़ाइन करता है वाइस प्रेसिडेंट को, या तो उसे इम्पीच कर दिया जाता है, या तो इसका जो ठीक है। फिर तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली। आपको इसका PDF जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर तो हमने बताया ही नहीं। हु इज़ द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन? तो प्रेसिडेंट इलेक्शन का जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो सेक्रेटरी जनरल होता है लोकसभा और राज्यसभा का बाय रोटेशन। मतलब जैसे कि अगर इस साल सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा है रिटर्निंग ऑफिसर, तो अगले 5 साल बाद सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा होगा। तो ये होता है सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा बाय रोटेशन। ठीक है। तो 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जिसमें द्रौपदी मुर्मू इलेक्ट हुई थी, उसका रिटर्निंग ऑफिसर कौन था? वो था सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा PC मोदी। ठीक है। बाकी की जो चीज़ें हैं प्रेसिडेंट के बारे में वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें उनकी पावर्स, ठीक है, पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, वीटो पावर्स जितनी हैं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, पार्डनिंग पावर, ये सारी चीज़ें जो हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।